के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्री अन्नपूर्णा मंदिर में मंडलाभिषेक समारोह की हुई शुरुआत। प्रथम दिन शिव पार्वती विवाह सहित हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम। वाराणसी पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर सरकार की गिनाई उपलब्धियां। जस्टिस पीके वर्मा के विरोध में अधिवक्ताओं ने झाड़ू लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। और लक्सा नई बस्ती में सक्रिय स्थान पर ट्रांसफार्मर लगाए जाने का क्षेत्रीय लोगों ने किया जमकर विरोध। और अब खबरें विस्तार से। श्री अन्नपूर्णा मंदिर में मंडलाभिषेक समारोह की शुरुआत हुई। प्रथम दिन शिव पार्वती विवाह सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। अन्नपूर्णा मंदिर में 48 दिवसीय कुंभाभिषेक आयोजन का समापन बुधवार को होगा, जिसके मद्देनजर 3 दिवसीय अन्नपूर्णा देवी प्रतिष्ठा व मंडलाभिषेक संपूर्ति समारोह मंदिर प्रांगण में आयोजित हुआ। अन्नपूर्णेश्वरी दरबार में चल रहे अनुष्ठान के अंतर्गत भव्य समारोह में पूजा पाठ हवन यज्ञ के साथ ही भव्य भक्ति संगीत में गायन वादन और नृत्य के साथ अनुष्ठान 26 मार्च को संपन्न कराया जाएगा। प्रथम दिन के आयोजन में शिव पार्वती विवाह व सांस्कृतिक कार्यक्रम से शिव पार्वती विवाह हुआ। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्पों से सजाया गया। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। मां अन्नपूर्णा के प्रांगण में महंत शंकरपुरी के सानिध्य में ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ आए भक्त पार्वती रूप में मां अन्नपूर्णा व बाबा के चल प्रतिमा को देखने हाल हो रहे हैं। माता दरबार में विवाह गीत गाए गए। माता व बाबा की चल प्रतिमा के मंदिर प्रांगण में महंत शंकरपुरी ने सविधि आरती की। कंधे पर लेकर एक फेरी घुमाया गया। घूमने के दौरान भक्त व कुछ छात्राएं डांडिया करते व दक्षिण भारतीय स्वरूप में चल प्रतिमा को लेकर शिव बारात रूप में झूमते हुए परिक्रमा की। इस मौके पर महंत शंकरपुरी ने कहा कि भगवती की पूजा से दीर्घायु और सभी को समृद्धि प्राप्त होती है। मंदिर के अनुष्ठान हमेशा सर्वे जना सुखिनो भवंतु प्रार्थना के साथ समाप्त होते हैं। इस दौरान धीरेन्द्र सिंह, प्रदीप श्रीवास्तव व राकेश तोमर समेत मंदिर परिवार उपस्थित रहा। ये 48 दिन माता जी का कुंभाभिषेक चल रहा है कार्यक्रम। विवाह का कार्यक्रम है और ये विवाह का कार्यक्रम होगा। दिन भर से कार्यक्रम चल रहा है और अब इस रात्रि के 8:30 बजे समाप्त होगा। कितने दिन का समापन कैसे? ये 3 दिन का कार्यक्रम है। 48 दिन का पूरा अनुष्ठान चल रहा था। अभी जो है 47 दिन हुए हैं। 45 दिन हुए हैं। 45 दिन अभी 2 दिन और चलेगा। इसका जब 48 दिन हो जाएंगे तो आज शिव पार्वती का विवाह है। इसके बाद में कल फिर एक कार्यक्रम है, संगीत कार्यक्रम। इसके बाद परसों के दिन जो है 26 तारीख को पूर्ण कार्यक्रम होगा, जिसमें अभिषेक माता जी का और जो पाठों का चल रहा है हवन, पूरा कार्यक्रम 26 तारीख को समापन होगा। सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह के साथ समापन होगा। हाँ, सांस्कृतिक प्रोग्राम जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे वो सभी को करते हुए वो 26 तारीख को समापन होगा। ये देखिए कुंभाभिषेक हुआ था और उस अनुष्ठान का ये 45 दिनों तक लगातार अनुष्ठान माता अन्नपूर्णा के दरबार में लगभग कम से कम 151 तरह के लकड़ियों से हवन हुआ, पूजन हुआ, अनुष्ठान हुआ, यज्ञ हुआ और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे साउथ के और पूर्वी क्षेत्र के कलाकार शिरकत कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं और सभी अपनी हाजिरी मां अन्नपूर्णा के दरबार में लगा रहे हैं। और यहाँ बाबा विश्वनाथ की पालकी निकली, शिव पार्वती का विवाह हो रहा है और तमाम अद्भुत यह संयोग है कि सभी जितने चराचर प्राणी है सब आनंदित है। मां अन्नपूर्णा के दरबार में प्रसाद वितरित हो रहा है, आनंदित डांडिया हो रहा है, सब नाच रहे, झूम रहे हैं, आनंद में अपने लीन है। प्रोग्राम है कैसे समापन होगा? ये देखिए 24, 25, 26 3 दिवसीय कार्यक्रम है
आज साउथ के लोगों ने किया और 26 तारीख को हमारे पूर्वांचल के तमाम बड़े बड़े कलाकार गायन वादन नृत्य के माध्यम से माता अन्नपूर्णा के दरबार में हाजिर रहेंगे और उसी के साथ इस समारोह का विराम होगा। वाराणसी पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मंगलवार को वाराणसी आए। वे सीधे सर्किट हाउस पहुंचे और भाजपा पदाधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान उनका भव्य रूप से स्वागत हुआ। इसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि सपा, बसपा, कांग्रेस सब मिलकर लड़े, फिर भी भाजपा की ही सरकार तीसरी बार बनेगी। डिप्टी सीएम ने उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं और काशी वासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार के ये 8 वर्ष सफल रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के 8 वर्ष काशी में विकास की दृष्टि से नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार करेगा उस पर कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि काशी में एयरपोर्ट से रोजाना हजारों यात्रियों का आवागमन है। यहाँ के रेलवे स्टेशन चर्चा का विषय बनते हैं। 2014 से पहले काशी बदहाली की अवस्था में थी। आज ओवरब्रिज, घाट, कॉरिडोर, 8 सालों में 40,000 करोड़ की 458 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। 15,000 करोड़ की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। हमने काशी के लिए खजाने का मुंह खोल कर रखा है। जितना हम आप सोचते हैं उससे अधिक काशी के विकास की चिंता पीएम और सीएम करते हैं। गिरफ्तारी हुई, निलंबन हुआ, सरकार में कई ऐसे मामले खुले जिनमें कई आईएएस पर कार्रवाई हुई, कई पीसीएस अफसर पर कार्रवाई हुई। थानों और अगर लेखपालों की गिनती देखेंगे तो एक तरह से कहेंगे तो भ्रष्टाचार के एवरेज जैसी हाल जगह जगह लोग पकड़े जा रहे हैं। मैं आपका सवाल समझ गया। जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, जांच होगी। जांच में दोषी पाए जाने पर वह फिर सरकारी कुर्सी के लायक नहीं, वो जेल के लायक होंगे। जांच में जो निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर कार्रवाई। हाँ, मैंने पहले भी कहा है, आज फिर दोहरा रहा हूं। 8 साल पे सवाल पूछेंगे, लेकिन जो कोई राम भक्तों पर, शिव भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर, जो कुंभ के लिए यात्री आए, उनका स्वागत होता है हमारे यहाँ। कोई गड़बड़ करेगा तो जांच करके जो दोषी होंगे कार्रवाई करेंगे। 8 साल हो गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी अंतरात्मा हिल गई है। जिस तरह से 2021 में प्रयागराज में प्रोफेसर के घरों पे और भी वरिष्ठ लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाए गए थे। 8 साल हो गए, आप उसकी खुशी मना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा उनकी अंतरात्मा हिल गई है और उनको पुनः देखिए, माननीय अदालत जो कहेगी उसकी समीक्षा करके जो कार्रवाई करना होगा सरकार करेगी। 8 साल नहीं, अभी तो हम 2047 तक देश और प्रदेश में विकसित भारत बनाने तक, विकसित उत्तर प्रदेश बनाने तक कमल की ही सरकार रहेगी, सुशासन देने वालों की ही सरकार रहेगी, भाजपा की सरकार रहेगी। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश एक गुंडों का प्रदेश, अपराधियों का प्रदेश, माफियाओं का प्रदेश, दंगाइयों का प्रदेश तो बना ही था, लेकिन एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से बाहर आया है और विकास के नव युग में प्रवेश करने का काम किया है। हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दिखाए हुए रास्ते पर अंत्योदय से लेकर के सर्वोदय, सबके उदय के लिए, सबके विकास के लिए काम जो करने का लक्ष्य रखा, उसमें हमें बड़ी उपलब्धि अर्जित हुई है। देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, उसमें 6 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के हैं जो गरीबी रेखा से बाहर निकले, अर्थात गरीबी मिटाई और खुशहाली लाने का काम या उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। हम देश में गरीबों को आवास देने की दृष्टि से, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, प्रधानमंत्री आवास योजना में हम देश, उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो नंबर 1 के स्थान पर है। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से पूर्ववर्ती सरकारों के समय 300 रुपए मासिक पेंशन थी, उसमें भी भ्रष्टाचार था। हमारी सरकार ने उस पेंशन को बढ़ा करके 1000 रुपए करने के साथ साथ जो पात्र थे उनका सही तरीके से सत्यापन करा करके इस समय प्रदेश में 1 करोड़
4,55,000 लोग जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है इसका लाभ पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की दृष्टि से पहले नंबर पर है, जहां 1,56,00,000 माताओं बहनों को रसोई गैस का कनेक्शन दे करके उनको होली और दिवाली पर उपहार स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में एक मुफ्त सिलेंडर भरा करके देने की योजना भी आगे चल रही है। हम प्रदेश की दृष्टि से जब 2014 और 17 से पीछे जाते हैं तो गांव में जो गरीब परिवार थे उनके पास इज्जत घर भी नहीं था। 2,62,00,000 इज्जत घर अर्थात शौचालय बना करके हमने देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने का काम किया है। कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए कोरोना काल से लेकर के अब तक 14,70,00,000 लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राशन निःशुल्क प्रदान करने का काम यह प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। बड़े गर्व के साथ आज मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जब 2017 में हम उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार के रूप में आए थे, उस समय उत्तर प्रदेश के 2016 में बेरोजगारी दर 18% थी। आज 2.4% बेरोजगारी दर है, जो हमारी सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करता है, स्पष्ट रूप से दिखाने का काम करता है। जस्टिस पीके वर्मा के विरोध में अधिवक्ताओं ने झाड़ू लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। वाराणसी में अधिवक्ताओं ने प्रयागराज के बाद जस्टिस पीके वर्मा के विरोध में झाड़ू लगाकर अपना विरोध प्रदर्शित किया। अधिवक्ताओं ने कहा कि जस्टिस वर्मा की वापसी तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अधिवक्ताओं ने कहा कि उन्होंने न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार की सफाई के लिए झाड़ू लगाया है। न्यायिक भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। न्यायिक भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और क्या करेंगे करा। अशोक जी, किस तरह का प्रोटेस्ट किया है और क्या कहेंगे? ये बड़ी विडम्बना है कि न्याय सस्ता हो, सुलभ हो, समय से हो, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि न्याय न तो सस्ता रहा, न सुलभ रहा, न समय से। और अजीबो गरीब स्थिति है। अभी आपने एक सवाल भाई विवेक जी से पूछा, मैं उसका जवाब दे दूं। जब आपके खिलाफ प्रथम दृष्टया इतना पक्का और प्रमाणित सबूत उपलब्ध है, उस न्यायाधीश को किसी दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करने का क्या औचित्य? क्यों ने उसका पावर सीज करके उसके खिलाफ इंक्वायरी जब तक गठित हो, जब तक उस इंक्वायरी का परिणाम न आ जाए, तब तक उनको अब्सटेन किया जाए फ्रॉम जुडिशियल वर्क? व्हाई दिस स्टेप हैज नॉट बीन टेकन बाय द एपेक्स कोर्ट? विवेक जी ने एक बड़ा आरोप लगाया है न्यायपालिका पे, जजों पे, तो इसको लेके आप ये अनुज आरोप नहीं है, ये आरोप नहीं है। मैंने कहा कि बेसिक और वादकारी का हित सर्वोच्च है, ये टैगलाइन। और वादकारी का हित न्याय सस्ता हो, सुलभ हो, सुगम हो, समय से हो, उसका दोषारोपण केवल अधिवक्ताओं पर किया जाता है, जबकि न्यायालय के तमाम सारे ये आरोप नहीं है। बहुत सारे न्यायालयों के विरुद्ध बार एसोसिएशन की मांग है लिखित प्रमाण सहित। आज एक जजमेंट हुआ, आज बेल हुई, कल वो बेल खारिज हो गई, परसों खारिज बेल, नरसों एक्सेप्ट हो गई, वही बेल दूसरे वकील की खारिज हो गई, किसी और खास वकील की हो गई। ये भ्रष्टाचार और कराचार के ग्लेयरिंग एग्जाम्पल। आप लोगों का ये प्रोटेस्ट लगातार चलता है? बिल्कुल, ये भ्रष्टाचार को साफ करने है और न्यायिक हम तो कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ हम लोग न्यायिक आयोग की मांग करते हैं, वही एक इसका उपचार है। लक्सा नई बस्ती में सक्रिय स्थान पर ट्रांसफार्मर लगाने का क्षेत्रीय लोगों ने जमकर विरोध किया। लक्सा थाना क्षेत्र के नई बस्ती रामापुरा में बिजली विभाग के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। गलत जगह ट्रांसफार्मर लगाने के विरोध में क्षेत्रीय लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। क्षेत्रीय लोगों का कहना रहा कि बेहद ही सक्रिय जगह पर
ट्रांसफार्मर को लगाने का कार्य किया जा रहा है। यदि यहां पर कोई घटना दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। बरसात के दिनों में इस स्थान पर जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्षेत्र में बच्चे यहीं खेलते हैं। क्षेत्र के आयोजन भी इसी स्थान पर होते हैं और ये स्थान बेहद सकरा है। ऐसे में इस स्थान पर ट्रांसफार्मर का लगाया जाना दुर्घटना को आमंत्रण देने जैसा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना रहा कि लोगों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए यहां ट्रांसफार्मर नहीं लगाना चाहिए। मुर्दाबाद 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 विभाग की मनमानी नहीं चलेगी, 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 विभाग की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, विभाग मुर्दाबाद 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 विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या दिक्कत आ रहा है, क्यों आप लोग धरना कर रहे हैं, क्या है? सर यहीं पे एक ट्रांसफार्मर है जिसका लोड बढ़ाया जा रहा है, वो ट्रांसफार्मर हटा के इस जगह पे लगाया जा रहा है। इतनी कंजेस्टेड जगह पे अगर आप ट्रांसफार्मर लगा देते हैं तो कल दिन यहाँ पे जो दिक्कतें आएंगी उसको बिजली विभाग क्यों नहीं समझता है। बरसात के दिनों में पूरा यहाँ पे बारिश का पानी लग जाता है, बच्चे खेलते हैं, आए दिन दुर्घटना होता है, जर जानवर मर जाते हैं। तो ये कल दिन अगर होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? विभाग होगी कि यहाँ के माननीय लोग होंगे, ये बताया जाए। क्या मांग है? लोगों द्वारा अधिकारियों से बात की गई तो क्या जवाब मिला? अभी तक तो अधिकारी आए यहाँ से चले गए, अभी कोई बात नहीं हुई है। हम लोगों का यही सोचना है कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर ना लगने दिया जाए। क्षेत्रीय पार्षदों का क्या कहना है? क्षेत्रीय पार्षदों का कहना है कि यहीं पे लगाया जाए और ये पॉसिबल नहीं है, ये चीज जायज नहीं है, नाजायज है। कौन पार्षद है यहाँ? यहाँ के माननीय पार्षद राम गोपाल वर्मा जी हैं, उनको भी सोचना चाहिए। इतना कंजेस्टेड जगह में अगर आप ट्रांसफार्मर लगवा रहे हैं तो कल दिन दुर्घटना होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप यहाँ के माननीय पार्षद, अगर आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? तो पार्षद से बात हुआ आप लोग का? पार्षद जी से बात हुआ, वो उनका कहना है कि वो विभाग का काम है। तो हम लोगों का विभाग से यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस गली में ना लगाया जाए, क्योंकि यहाँ बच्चे खेलते हैं, कल दिन कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ पे लोगों का कार्यक्रम होता है, सरस्वती पूजा करते हैं बच्चे, और भंडारा होता है यहाँ पे हनुमान जी के श्रृंगार का। कल दिन ये सब होने में भी दिक्कत होगा। कोई का 13ही 10वां पड़ा तो वो भी कार्यक्रम यहीं होता है, कल दिन होने में दिक्कत होगा। तो इसलिए बिजली विभाग से निवेदन है कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर ना लगाए। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Care and Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance. Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty. Indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madwadi, and Dashasomed, Varanasi. हर बच्चे के सपने ऊंचे हो, बस जरूरत होती है उन्हें सही शिक्षा देने की। आइए मिलते हैं उस स्कूल से जहां हर बच्चे के भविष्य को मिलते हैं पंख। AMNM Model School, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11. अनुभवी शिक्षकों एवं अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं द्वारा जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब एंड बायोलॉजी लैब के साथ हम हर बच्चे की जिज्ञासा को देते हैं उड़ान। हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस,
लेटेस्ट लाइब्रेरी द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर और सफल बनाने के लिए तैयार किया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, संगीत और कला में भी बच्चों को निखारा जाता है। समय समय पर कल्चरल एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाता है। सेफ ट्रांसपोर्टेशन। AMN Model School, the name itself speaks. It's not a school, it's a legacy of 67 years being the oldest in Varanasi city. The school is placed in the heart of Kashi. So join us today, AMNM Model School, Chetganj, Varanasi. Inquiry number 7394007172. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ईद पर्व के दृष्टिगत भदोही सेवई मंडी में अनेकों प्रकार की सेवइयां तैयार की जा रही हैं। नगर में ईद पर्व को देखते हुए पूर्वांचल की प्रसिद्ध भदोही सेवई मंडी में कारीगरों द्वारा अनेकों प्रकार की सेवइयां तैयार की जा रही हैं, जिसे मुस्लिम बंधु खूब पसंद करते हैं। सच्चे लाल सेवई वाले लगभग 100 वर्षों से सेवई बनाने का कार्य करते हैं। तीसरी पीढ़ी कार्य में लगी है। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ से पूरे पूर्वांचल में सप्लाई दी जाती है। यही मंडी से जो सेवई जाती है उसे हर घर में मुस्लिम बंधु ईद पर पसंद करते हैं। महंगाई के कारण पहले की अपेक्षा बिक्री पर कुछ असर जरूर पड़ा है, लेकिन त्योहार है तो मनाना तो है ही, इस कारण बिक्री तो हो ही रही है। हमारे कारखाने में अच्छे कारीगरों द्वारा सेवई मोटी, महीन, दूध फेनी, भुना स्वादिष्ट सेवई तैयार है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। एक कुछ के अंदर आपको पड़ेगी 1400 की, पड़ेगी 1600 वाली बड़ी है, 1400 की छोटी है। ईद पर जो है हमारी पूरी कोशिश कर रहती है कि अच्छी से अच्छी सेवइयों को बनाया जाए और जो कि ईद पर जो है अच्छे क्वालिटी के माल दिया जाए और अच्छा जो है कैसी बिक्री चल रही है? बिक्री तो बहुत बढ़िया है। हालांकि जो है 1 महीना पहले जो है कुंभ के वजह से गाड़ी घोड़ा जो लोग प्रशासन शासन की तरफ बंद कर दिया गया था, इसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही थी, कस्टमर नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब इधर जो छूट मिला है तो सारे कस्टमर आ रहे हैं, तो कारोबार बढ़िया चल रहा है। कितने से कितने रेंज तक के सेवइयाँ रखते हैं? सेवइयाँ तो कई रेंज की हैं, तो जिससे कि हम लोगों की बनारस की प्रसिद्ध सेवई की माँ भी जो है वह मानी जाती है, जो कि सबसे पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है और हर जगह वह सेवई जाती है। और जो मुसलमान भाई यूपी के कहीं भी हैं वह बनारस की कीमामी सेवई ही पसंद करते हैं। कहाँ सेवइयाँ जाती हैं? सेवइयाँ तो अगर देखा जाए पूरे पूर्वांचल के अलावा यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र सब जगह जाती है। तो महंगाई से कुछ फर्क नहीं पड़ा है? नहीं, महंगाई पर तो फर्क पड़ा है बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी त्यौहार तो मनाना है।
तो पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष कुछ महंगा है या बराबर है? नहीं, पिछले वर्ष की भांति 10 रुपये किलो तो सिर्फ मैदा मांगा है और 800 रुपये टीन घी मांगा है, तो इसका असर तो आज बाजार में पड़ेगा ही। तो पिछले साल की अपेक्षा से वही ऊंचे रेट में बिक रही है, ऊंचा पड़ रहा है, लागत ऊंचा गिर रहा है, इसलिए ऊंचा बिक रहा है। आईएमए बनारस शाखा द्वारा विश्व क्षय रोग दिवस पर रैली एवं संगोष्ठी आयोजित हुई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनारस शाखा ने विश्व क्षय दिवस पर रैली एवं संगोष्ठी का आयोजन किया। विश्व क्षय दिवस पर जिला क्षय रोग विशेषज्ञ ने संगोष्ठी के माध्यम से जागरूक किया तथा कहा कि भारत सरकार एवं आईएमए मुख्यालय इस विषय पर संवेदनशील एवं चिंतित है। 2025 तक पूर्ण रूप से टीबी का उन्मूलन हो जाना चाहिए था, ऐसा अपने प्रधानमंत्री की सोच थी, लेकिन अभी टीबी के मरीज मिल रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर एसपी सिंह एवं डॉक्टर अनुराग टंडन ने संयुक्त रूप से अतिथियों का स्वागत कर कहा कि हम सभी चिकित्सक मिलजुल कर टीबी को जड़ से समाप्त करने का प्रयास करेंगे। शाखा के मानद सचिव डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी ने कहा कि हर एक मरीज जो डायबिटीज एड्स से ग्रसित है, उनको टीबी की जांच करना नितांत आवश्यक है। इस अवसर पर इंड स्टेज इनिशिएटिव मुख्यालय के नामित सदस्य डॉक्टर अशोक राय ने टीबी एवं इसके जटिलता के बारे में बताया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी और धन्यवाद ज्ञापन वित्त सचिव डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह ने दिया। इस अवसर पर आईएमए के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव, बनारस शाखा के सभी कर्मचारी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। और अपने समुदाय में एक कलंक मुक्त समाज में टीबी का उन्मूलन करने और अपने जनपद के लोगों के बीच वो है कि टीबी एक नोटिफाइबल डिसीज है। अगर कोई मरीज आता है, चाहे वो पल्मोनरी हो या एक्स्ट्रा पल्मोनरी हो, उसका नोटिफिकेशन जरूरी है। इसके लिए सरकार ने एक कानून बनाया हुआ है। न नोटिफिकेशन करने पर एक दंडात्मक कार्यवाही होती है। वो सिर्फ इसलिए है कि आप कोई भी टीबी का मरीज हमारा छूट न जाए। और टीबी का नोटिफिकेशन करने के लिए निक्षय पोर्टल पर जा करके अपना एक आईडी पासवर्ड बना करके हम नोटिफाई कर लेते हैं। दूसरी चीज ये है कि जब हम नोटिफाई करते हैं, कोई भी चिकित्सक हो या प्राइवेट प्रैक्टिशनर हो या कोई इन्फॉर्मर हो, हमें ये सूचना सबको दे देनी है कि केवल एमबीबीएस या एलोपैथी का चिकित्सक नहीं, कोई आयुर्वेद के भी चिकित्सक हैं, होम्योपैथी के हैं, वो भी इन्फॉर्मर बन सकते हैं। अगर उन्होंने किसी मरीज को ये बोला है कि हाँ भाई जाके जांच करा लो, तुम्हें टीबी हो सकती है, और निक्षय पर नोटिफाई कर दिया है, तो नोटिफिकेशन का उनको 500 रुपये सरकार देती है। और इलाज पूरा हो जाने के बाद मरीज का निक्षय पर एडरेंस भरते हैं। इलाज पूरा करने के बाद भी सरकार चिकित्सक को 500 रुपये देती है। कुछ चिकित्सकों की ये शिकायतें रही हैं कि उनके अकाउंट में पैसा नहीं आता है, मतलब ये हमारे पास ये शिकायतें आई हैं। तो उनमें या तो उनका अकाउंट का नंबर या कुछ चीजें डिस्क्रिपेंसी रही है, उसको पिछले 2-3 वर्षों में हम लोगों ने काफी अधिक संख्या में दूर कराई है, और अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि दूर कर दें। मेरा एक अनुरोध ये है आईएमए के सदस्यों से कि जब भी कोई वो टीबी का मरीज देखते हैं तो हम टीबी के मरीज को दवा दे देते हैं, लेकिन उसके आगे का एक और स्टेप है। सरकार की गाइडलाइन है कि अगर कोई टीबी का मरीज है तो उसके घर के जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, जो उससे 6 से 8 घंटे तक उसके साथ रह रहे हैं, अभी सरकार की गाइडलाइन केवल घर तक है, हो सकता है आगे आए ये वर्क प्लेस तक, क्योंकि वर्क प्लेस पर भी हम 6 से 8 घंटे एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। तो उन कॉन्टैक्ट्स को टीबी तो नहीं है, इसकी जांच करानी है। अगर नहीं है तो टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी के नाम से एक गोली सरकार की सप्लाई है, हफ्ते में एक गोली खानी है 3 महीने तक बस। तो ये टीबी होने की संभावना को 90 से ज्यादा प्रतिशत कम कर देता है। इसमें बस एक चीज हमें एक्सक्लूड करनी है होती है कि कहीं वो आदमी एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस का तो नहीं है। लेकिन हाँ, तो हमारा अनुरोध चिकित्सकों से ये है कि जब मरीज को वो टीबी की दवा देते हैं तो उसके साथ साथ वो उनके परिजनों को टीबी के टीपीटी के लिए भी एक बार बता दें, ताकि जब हमारा स्टाफ उनके पास जाए तो वो उस चीज को ध्यान से सुने। आपकी कही हुई बात को वो पत्थर की लकीर समझता है। जब आप एक बार कन्विंस कर देते हैं तो हमारे लिए ये चीज आसान हो जाती है। दूसरी चीज, जो टीबी के जांच है वो थोड़ी सी महंगी होती है। अगर कभी भी
टीबी के मरीज के इलाज के किसी भी स्टेप पे आपको ये लगता है कि ये मरीज अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से दवा या तो नहीं ले पा रहा है या जांच नहीं करा पा रहा है, तो हम उसको उसी स्टेप पर प्राइवेट से पब्लिक वाले डोमेन में ट्रांसफर करने के लिए हमेशा तैयार हैं और उसको हमारे स्तर से निःशुल्क दवाएं मिलती हैं। ये भी आपकी जानकारी के लिए एक चीज है। और बाकी अगर किसी को मतलब जितने हमारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं, अधिकतर लोगों से मेरी बातचीत हो जाती है। कुछ अच्छे डॉक्टर्स हैं जिनके पर्चे भी ऐसे आ जाते हैं जिसका उन्होंने टीबी की दवा लिख देती है और नोटिफिकेशन नहीं किया हुआ होता है। हम उनको नोटिस भेजते हैं, फिर वो हमारे पास आते हैं। मेरा अनुरोध है कि अगर टीबी का ऐसा कोई मरीज दिखता है, 2 मिनट का टाइम लगता है, अपने स्टाफ को बोल दीजिए, वो नोटिफाई करता है। या HLF PPT के मेंबर्स हैं हमारे स्टेट। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना वाराणसी इकाई की बैठक संपन्न हुई। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना वाराणसी इकाई के कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें सपा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा क्षत्रिय गौरव राणा सांगा के प्रति की गई अमानवीय टिप्पणी पर आक्रोश व्यक्त करते हुए उनके बयान की घोर निंदा की गई और चेतावनी दी गई कि रामजीलाल सुमन अपने बयान पर तत्काल माफी मांगे, अन्यथा उनके विरुद्ध क्षत्रिय समाज वृहद आंदोलन चलाकर उन्हें बेनकाब करेगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि रामजीलाल सुमन द्वारा दिए गए अमर्यादित बयान व क्षत्रिय समाज को नीचा दिखाने से जो अपमान व दुख हुआ है, उसके संदर्भ में सक्षम न्यायालय में परिवाद दाखिल किया जाएगा। यह मुगलों और अंग्रेजों की चाल थी कि हमारे भारतीय समाज और हिंदू समाज को कैसे बांटा जाए, और वो बांटने में सफल होकर के बहुत वर्षों तक राज उन्होंने किया। आज की राजनीति भी उसी दिशा में चल रही है। यह वोट की राजनीति है। केवल हमारे हिंदू समाज को, सनातन समाज को बांटने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है कुर्सी पाने के लिए, और धर्मों के विषय में इनकी हिम्मत नहीं है कि कुछ बोल दें, क्योंकि ये समझते हैं कि हम बंट जाएंगे। लेकिन शायद उन्होंने महाकुंभ के आकर्षण को नहीं देखा कि एक साथ 66 करोड़ हिंदू एकत्रित हो गए, फिर भी उनको शर्म नहीं आ रही है, और हमको वो बांटने के लिए इस तरह का निंदनीय शर्मनाक कृत्य कर रहे हैं। उनको लानत है, और उनको इस तरह का बयान देने से बचना चाहिए, ओछी राजनीति से बचना चाहिए। वो सांसद हैं, सांसद रहे हैं। हम नहीं चाहते कि उनकी छीछा-लेदर हो। अगर वो बयान वापस नहीं लेंगे तो उनकी और छीछा-लेदर होगी और उनको सड़क पर घेरा जाएगा। हम लोगों की मांगे क्या है, जो आजकल जो गंदी राजनीति हो रही है और आए दिन जो क्षत्रियों के ऊपर ही जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसके विरोध में हम लोग जो है RL सुमन, जो कि आजकल नया चर्चा आया है, बहुत गुस्सा आ रही है, बहुत अपशब्द मुंह से निकल सकता है, लेकिन क्या करें, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। अन्यथा उनको अब तक तो वो सब हम लोग कर चुके होते हैं जो नहीं करना, उसके भाषा में क्या, उससे ज़्यादा हम लोग जवाब दिए रहते। लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं और हमारा संगठन जो है सबको साथ लेकर चलने वाले हम लोग हैं। और एक आखिरी चेतावनी उनको देते हैं और आने वाले सभी राजनीतिक पार्टी के सभी सदस्यों से कहते हैं कि अगर आगे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी व्यक्ति का, कहीं भी किसी जाति का हो, अगर क्षत्रियों के ऊपर कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा तो उसके घर में घुसकर मारने का काम हमारा संगठन श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना करेगी। करणी सेना जिंदाबाद। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने पत्रकार वार्ता कर सदर तहसील के लेखपाल और लिपिक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा वाराणसी जिला और महानगर के द्वारा मैदान स्थित पराड़कर भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर विद्याभूषण गोंड मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। ये पत्रकार वार्ता वाराणसी सदर तहसील में कार्यरत लेखपाल सुमित कुमार पांडे द्वारा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के बारे में अभद्र टिप्पणी के विषय में रखी गई। प्रकरण को विस्तार से बताते हुए प्रदेश महामंत्री इंजीनियर विद्याभूषण गोंड ने बताया कि भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा वाराणसी जिला के महामंत्री अरुण कुमार गोंड द्वारा पूर्व में बने अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया था, जिसके आलोक में क्षेत्रीय लेखपाल सुमित कुमार पांडे ने पहले तो 25,000 रुपए रिश्वत के रूप में मांगा और न देने पर भारत के राजपत्र और उत्तर प्रदेश शासन के आदेशों की अवहेलना करते हुए तहसीलदार वाराणसी सदर को गलत जांच प्रेषित
की, जिसके कारण उनका आवेदन तहसीलदार द्वारा निरस्त कर दिया गया। अरुण कुमार ने जब इस विषय पर लेखपाल से बात किया तो उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी की। विद्याभूषण ने आगे कहा कि वाराणसी के सभी तहसीलों में एक सिंडिकेट बनाकर प्रमाण पत्र बनाने के लिए रिश्वत ली जा रही है। पूर्व के तहसीलदारों शालिनी सिंह और योगेंद्र शरण शाह के समय यह सिंडिकेट सक्रिय था, जिसमें तहसील सदर के लिपिक मुश्ताक की अहम भूमिका है। इनके भ्रष्टाचार के बारे में कई बार मेरे द्वारा तहसीलदारों और उपजिलाधिकारियों से शिकायत किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनका सिंडिकेट इस प्रकार जड़ और मनबड़ है कि उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेशों के अनुरूप साक्ष्यों को देने के उपरांत और लेखपालों की स्थलीय जांच आख्या सकारात्मक होने के बाद भी वर्षों तक आवेदन तहसील में पड़े रहते हैं और जब रिश्वत की रकम वसूल ली जाती है तब जाकर प्रमाण पत्र निर्गत होते हैं और यही प्रक्रिया आज भी चल रही है। उन्होंने वाराणसी सदर तहसील के लेखपाल सुमित कुमार पांडे और लिपिक मुश्ताक को तत्काल निलंबित कर निष्पक्ष रूप से जांच किए जाने की मांग की। क्या है आज का किस मामले को लेकर कुछ आता है? हमारे वाराणसी जिला के महामंत्री हैं अरुण कुमार जी, इन्होंने अपना जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन तहसील सदर में किया था। लेखपाल सुमित कुमार पांडे द्वारा इसमें रिश्वत की मांग की गई थी 25,000 रुपयों की, और न देने पर उन्होंने गलत तरीके से शासनादेश के विपरीत जा करके इनके प्रमाण पत्र के आवेदन को निरस्त कर दिया और साथ ही उन्होंने टिप्पणी किया, इनके ऊपर कुठाराघात भी किया है, मानसिक रूप से ये काफ़ी पीड़ित भी है। उन्होंने बोला सुमित कुमार पांडे ने कि तुम लोग आदिवासी कैसे हो, आदिवासी कभी देखे हो? आदिवासी जंगलों में पाए जाते हैं जो पेड़ पौधे पत्ते पहनते हैं, और तुम तो पैंट शर्ट पहन के आ गए हो, सामान्य कपड़ा पहने हो। तुमको कैसे मान ले कि तुम अनुसूचित जनजाति के हो, और इसलिए तुम्हारा प्रमाण पत्र हम जारी नहीं करेंगे। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से इनको सुमित कुमार पांडे जो लेखपाल है इनको एक तो बर्खास्त किया जाए और इनके रिपोर्ट की जांच हो। जो इन्होंने रिपोर्ट लगाई है वो सरासर शासनादेश का उल्लंघन है और इसमें बाकी अन्य तहसीलों में भी ये लंबे समय से एक सिंडिकेट बन के चला आ रहा है। इसके पहले योगेंद्र शरण शाह नाम के एक तहसीलदार थे, वो भी बहुत रिश्वत लेते थे। उसके बाद शालिनी सिंह आई, वो भी रिश्वत लेती थी, और इसमें रिश्वत जो चल रहा है वो चलाने का जो काम है वो एक मुश्ताक बाबू है, वहाँ पे एक लिपिक है जो ये काम करता है, जो ये दलाली का काम करता है। इसमें किस तरह से सच्चाई उजागर होगी कि आप जो कह रहे हैं वो सच्चाई उजागर इस तरीके से होगी कि अगर मैंने आवेदन किया, किसी भी व्यक्ति ने, सामान्य एक व्यक्ति माननीय, कोई प्रूफ है इसका? उन्होंने पैसा मांगा या आपको जो भी कहा, इसका कोई प्रूफ है आपके पास? सर प्रूफ नहीं है तो झूठ तो नहीं हो जाएगा। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, प्रूफ तो कह रहे हैं कि हमको मारे हैं। कौन? आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे उन लोग कि हमें उन लोग मारे पीटे हैं, गाली दिए हैं। किसने? जिसके लिए आप लोग लगा रहे हैं। तो मारे पीटे होंगे तो किसी जगह पे मारे होंगे ना भाई, तो प्रूफ करे वो भी। तो आप उनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं तो आपके पास कोई प्रूफ है उनका? बिल्कुल है, हम ये प्रूफ कर रहे हैं ना कि हमने जो आवेदन किया उसको किस तरीके से खारिज किया गया है। पैसे की डिमांड नहीं की गई तो शासनादेश के अनुरूप इन्होंने जांच आख्या क्यों नहीं लगाई, क्यों नहीं लगाई जांच आख्या? और यही तहसीलदार जो, यही लेखपाल जब पैसा पा जाता है तो यही रिपोर्ट ठीक कर देगा। अच्छा, इसका जो है उच्चतम अधिकारियों से शिकायत आप किए होंगे? सर मैं पिछले 3 साल से कई सारे जितने भी डीएम आए हैं, अभी ये भी डीएम है, इनको मैंने शिकायत कर चुका हूँ, इनको पत्र भी दिया था। पिछले साल भी एक 18 लोगों की मैंने सूची पिछले साल तैयार करी थी, जो डीएम साहब को मैंने भेजा था। उसमें यह था कि लेखपाल ने उसमें सकारात्मक रिपोर्ट लगा दिया था, लेखपालों ने लिख दिया था कि ये अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं, इनका प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए, लेकिन तहसीलदारों ने निर्गत नहीं किया लंबे समय तक। तो मैं उसकी सूची भी इसके साथ संलग्न कर रहा हूँ, उनकी भी जाँच होनी चाहिए कि सिटीजन चार्टर का उल्लंघन क्यों किया गया है, क्योंकि जब पैसा पहुंचता है तहसीलदारों को तभी ये प्रमाण पत्र। जैसे कि सदर तहसील में पहले से भी आवेदन किया था और सर्टिफिकेट घर का बना हुआ है। उन सुमित कुमार पांडे द्वारा सरकार जो कि समाज के द्वारा शिकायत आ रही थी कि ये आवेदन निरस्त कर दे रहे हैं, तो मैंने इसकी जानकारी के लिए अपना खुद का आवेदन घर परिवार का किया। आवेदन करने के बाद मैंने 19/11 का आवेदन 11/9 का आवेदन किया, और उसके बाद इनको 10 से 15 दिन 20 दिन हो जाने के बाद मैंने फ़ोन किया कि सर आप आइए और हमारा आख्या लिखिए और हमारा जो भी है प्रमाण पत्र स्थलीय जांच करके जारी करिए। इन्होंने लंबित करते 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 और इन्होंने ऐसा ही हमारे साथ बर्ताव किया कि तुम तो पहले देखने में लग नहीं रहे हो, तुम तो अनुसूचित जनजाति के कैसे हो, तुम तो कैमूर जिला से हो के नहीं आए हो, सोनभद्र की पहाड़ी से नहीं आए हो। अगर ऐसा है, अगर तुमको बनवाना है तो इसके लिए कुछ पैसा देना पड़ेगा।
साथ है तो साथ में कम से कम 25,000 खर्चा कर दो, क्योंकि तुम्हारे घर परिवार में सब पढ़ लिख ले रहे हो, कोई नौकरी पा जाएगा वो निकल जाएगा। तो हमने बोला नहीं, हमें पैसा नहीं चाहिए। तो कहा ठीक है तो फिर बनवा लो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कुछ दिनों बाद जांच देखा तो ये हमारे शासनादेश के खिलाफ, और हमारी स्क्रूटनी कमेटी डीएम साहब के, हमारे परिवार का डीएम साहब की स्क्रूटनी कमेटी में भी हम जीते हैं, जिसमें स्पष्ट हुआ है कि नहीं आप गौड़ हैं, आप गौड़ जाति अनुसूचित जनजाति के। उनको मैंने हॉट कॉपी शासनादेश का स्क्रूटनी कमेटी का दिया, उसके विरुद्ध जाके वो खारिज कर दिया। मैंने उनसे बात किया कि आप खारिज क्यों कर दिए लेखपाल साहब? क्या मेरा जो मन है मैं कर लूँगा, आप तुमको जो करना है तुम कर लो। आगे क्या चाहते हैं? मैं आगे चाहता हूँ कि ऐसे ही लेखपाल को हम ऐसे नहीं छोड़ने वाले, जो हमारे समाज के लोगों का भला नहीं चाहते। और ये हमारे समाज का बहुत ही दुखद ये स्थिति है कि ऐसे लेखपाल को हम निलंबित करा के ही मानेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्री अन्नपूर्णा मंदिर में मंडलाभिषेक समारोह की हुई शुरुआत। प्रथम दिन शिव पार्वती विवाह सहित हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम। वाराणसी पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर सरकार की गिनाई उपलब्धियां। जस्टिस पीके वर्मा के विरोध में अधिवक्ताओं ने झाड़ू लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। और लक्सा नई बस्ती में सक्रिय स्थान पर ट्रांसफार्मर लगाए जाने का क्षेत्रीय लोगों ने किया जमकर विरोध। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।